Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके हिंदी भाषा और संप्रेषण यानी कि BHDAE 182 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसके अंदर हमने आपके इस पेपर के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उसी सीरीज़ का आज मैं पार्ट 4 वीडियो लेकर आई हूँ जहां पर हम लोग आपके बाकी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी संभावना आपके पेपर में आने की है उन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वहां पर आपका आया है टिप्पणियां लिखने के लिए। ठीक है, जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। उसके अंदर आपको वेरियस टॉपिक्स दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्ण और लिपि। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ण क्या होते हैं और उसके बाद आपको बताना है लिपि क्या होती है। ठीक है, इन पर हम लोग क्या लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। जब भी हम लोग शॉर्ट नोट लिखते हैं तो जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं उन्हें हम डिस्क्राइब कर देते हैं, जैसे कि हमारी वर्ण जो टर्म है एक और एक लिपि टर्म है। सबसे पहले हम लोग वर्णों को डिस्क्राइब करेंगे। हिंदी भाषा में जो वर्ण है उसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पर उसका मतलब होता है ध्वनि या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ण। हमारे मुख से निकलने वाली हर एक जो ध्वनि है वो वर्ण कहलाती है। जो वर्ण होता है उसको हम इंग्लिश में लेटर या फिर हम क्या कह सकते हैं, उसको साउंड कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक शब्द है मकान, जो हमारा मकान शब्द है वो 3 वर्णों से बना है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका म है वो एक व्यंजन का वर्ण होता है और जो आपका का है वो भी क्या होता है, व्यंजन का वर्ण होता है। और ये जो यहाँ पर आप लोग आ देख सकते हैं ये आपका स्वर है और यहाँ पे ना आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन का वर्ण हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अपने आंसर में विद एग्जाम्पल बताएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग वर्णों में स्वर जो वर्ण होते हैं और व्यंजन जो वर्ण होते हैं दोनों के बारे में बताएंगे। जो स्वर होते हैं उन्हें हम बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं। स्वर के अंदर हमारे ये सारे के सारे आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आ से लेकर पूरे औ से औरत तक जितने भी होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है, स्वर हैं। उसके बाद होते हैं हमारे व्यंजन जो कि किसी अन्य ध्वनि के साथ मिलकर जिन्हें हम बोलते हैं, अन्य ध्वनि के साथ मिलाकर इन्हें हम बोलते हैं, जिसमें आपका का, खा, ग ये सारे के सारे आते हैं। ये व्यंजन वर्ण हमारी बोली को विविधता और गहराई प्रदान करते हैं। वर्णों का सही उच्चारण करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारी बोली की स्पष्टता और समझ बढ़ती है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे लिपि के बारे में भी पूछा है, आप लोग बताएंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि एक प्रकार की लेखन प्रणाली होती है जिसका अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या फिर किसी भाषा को लिखने का जो ढंग है उसे हम लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, जैसे कि कोई भी ध्वनि लिखने के लिए हम जिस भी चिन्ह का प्रयोग करेंगे वह उसकी लिपि कहलाती है। और जो लिपि है और भाषा है दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। भाषा वो चीज होती है जो बोली जाती है, ठीक है, और लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। उसके बाद अभी हम लोग लिपि को और भी डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे लिपि के प्रकारों के बारे में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 प्रकार की लिपियों के बारे में बताया है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और आपकी अरबी लिपि। जो देवनागरी लिपि है उसमें हमारी हिंदी, मराठी, संस्कृत इस प्रकार की सारी भाषाएं आती हैं और रोमन लिपि में हमारी अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच ये सब किस में लिखी जाती हैं, रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उसके बाद आपकी अरबी लिपि भी होती है जिसमें आपकी फारसी, उर्दू और ये जो आपकी अरबी भाषा है वो लिखी जाती है। फिर यहाँ पर आप लोग शॉर्ट नोट में वर्ण और लिपि दोनों का महत्व बता देंगे कि किस प्रकार से जो वर्ण है वो मूल इकाई होते हैं और जो लिपि है वो वर्णों को लिखने का एक तरीका होती है। और वर्ण और लिपि का ज्ञान हमें भाषा को समझने और भाषा का उपयोग करने में हेल्प करता है। अगर हमें किसी भी भाषा को समझना है तो उस भाषा के पहले हमें वर्ण समझने होंगे और उस भाषा की लिपि क्या है वो हमें समझना होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमसे कारक के बारे में पूछा था। जो आपका क्वेश्चन था वो आया था कर्ता कारक से। ठीक है,
कर्ता कारक से क्वेश्चन आया था, लेकिन हो सकता है कि अब नेक्स्ट एग्जाम में कोई और टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए, तो हम यहाँ पर अपने कारकों के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कारक की परिभाषा की। तो जो कारक शब्द है बच्चों, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या होता है? यहाँ पर कारक हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति किसी क्रिया को कर रहा है वो कारक है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप कारक हैं, क्योंकि आप पढ़ने की क्रिया को कर रहे हैं। तो क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे हम कारक कहते हैं। कारक के अंदर आपका विभक्ति और परसर्ग होते हैं। सो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? तो जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। यानी कि जिससे हमें कारक की क्या पता चल रही है? कारक की हमें पता चल रही है स्थिति, तो उसको हम विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर ये जो हमारा वाक्य है, प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ ने, को से जो शब्द हैं ये वाक्य में आए, अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ये शब्द अगर नहीं होंगे तो क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ से मैं ने शब्द हटा दूं इस वाक्य में से और को शब्द हटा दूं तो यहाँ पर इस वाक्य का कोई भी मतलब हमारा नहीं रहेगा। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो शब्द उसका संबंध स्थापित कर दे। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ ये क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो यहाँ पर अब हम कारक के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका होता है सबसे पहले कर्ता कारक और फिर होता है आपका कर्म कारक। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका कर्ता कारक है ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति क्रिया को कर रहा है, क्रिया के करने वाले का बोध हो रहा है हमें, तो वो क्या हो जाता है? हमारा कर्ता हो जाता है। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो कर्ता है उसके साथ हमें ने शब्द दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ने शब्द हमें नहीं दिखाई पड़ रहा। तो इसका जो ने है वो यहाँ पे क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। तो कभी कभी ये वाक्य में होता है और कभी नहीं होता। जैसे मोहन ने पत्र पढ़ा, सोहन किताब पढ़ता है। फिर भी जो सोहन है वो यहाँ पर हमारा कर्ता कहलाएगा, चाहे यहाँ पर ने शब्द हो चाहे ना हो। फिर होते हैं हमारे कर्म कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो प्रभाव है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर पड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो कर्म के साथ को विभक्ति आती है। कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है? को विभक्ति आती है। जैसे उसने सुनील को पढ़ाया। ठीक है, मोहन ने चोर को पकड़ा। तो यहाँ पर ये जो चोर है ये हमारा कर्म है और को इसके साथ लग गया। ठीक है, तो कर्म के साथ कौन सी विभक्ति आती है? को विभक्ति आती है। कविता पुस्तक पढ़ रही है, राधा ने गोपाल को बुलाया। तो ये हमने यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप लोग चाहें तो इनको इंक्लूड कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कहना और पूछना जो होता है। ठीक है, क्या है? कहना और पूछना के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे कबीर ने राम से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर कहना के साथ किसका यूज हुआ? से का। और मोहन ने कविता से पूछा, तो पूछा के साथ भी किसका हो जाएगा? से का प्रयोग हो जाएगा। और रजत ने हिमांशु से पूछा। ठीक है, तो जो भी हमारा पूछा हो गया, पूछना या फिर जो हमारा कहना है उसके साथ हम से का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे करण कारक के बारे में। तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को हम करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। ठीक है, क्या है इसकी मुख्य पहचान?
से अथवा द्वारा है, जैसे रहीम गेंद से खेलता है, ठीक है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। प्रशांत गाड़ी चलाता है। तो यहाँ गेंद से, लाठी द्वारा और गाड़ी चलाता, ये सारे के सारे हमारे क्या है, करण कारक हैं। फिर होता है आपका संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने क्रिया को किया है। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है, ठीक है। तो करण कारक के उदाहरण क्या क्या है हमारे, देखो को तो यूज हो रहा है, लेकिन को का मतलब क्या है हमारा, को का मतलब है हमारा के लिए। तो हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चों को खिलौने देती हैं। तो यहाँ पर को का मतलब, यहाँ पर को का मतलब के लिए होता है, ठीक है। माँ बेटे के लिए सेब लाई। अमन ने श्याम को गाड़ी दी। उसके बाद हमारे होते हैं अपादान कारक। तो अपादान का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है अलग होना। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि हिमालय, गंगा, हिमालय से हमारी गंगा निकलती है, अलग हो जाती है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वो भी अलग हो जाता है। राहुल के हाथ से फल गिरता है। लड़का छत से गिरा। तो इन सब में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, अपादान कारक देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद हमारे और भी कारक हैं, जैसे कि हमारे होते हैं संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसमें हमारे का, की, के शब्द होते हैं। जैसे राहुल की किताब मेज पर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें संबंध दिख रहा है, राहुल की किताब है तो राहुल का किताब से संबंध है। सुनीता का घर, तो जो घर है वो किसका है, सुनीता का है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं संबंध कारक को। फिर हमारा होता है अधिकरण कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में, पर होती है, जैसे घोंसले में, सड़क पर, ये सब हमारे क्या होते हैं, अधिकरण कारक होते हैं। उसके अलावा आप लोग संबोधन कारक को समझने के लिए समझ सकते हो कि इसके वाक्यों के लास्ट में आपका ये वाला साइन लगा होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। तो ये आपके संबोधन कारक हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि रचना के आधार पर हमें वाक्य के भेद बताने हैं और उनके उदाहरण भी देने हैं। तो सबसे पहले आप लोग वाक्य की परिभाषा बताएंगे कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य एक ऐसा शब्द समूह है जो एक पूर्ण अर्थ वाला होता है, यानी कि जो वाक्य है वह अपने आप में ही पूर्ण होता है और जिसमें एक या अधिक शब्द होते हैं, ठीक है। जो हमारा वाक्य है उसमें क्या होते हैं, एक या अधिक शब्द होते हैं जो एक विचार या अर्थ को व्यक्त करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास वाक्य के उदाहरण है, राम खाता है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह घर में है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये सब क्या है, हमारे वाक्य के उदाहरण है, ठीक है। तो वाक्य में एक या एक से अधिक शब्द हो जाते हैं। अब रचना के आधार पर हमें वाक्य बताने थे, तो हमारे जो वाक्य हैं रचना के आधार पर वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले होते हैं आपके सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया होती है और एक ही विचार को व्यक्त किया जाता है। तो सिंपल सी चीज है, राम खाता है, यह एक आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अगर मैं कहूँ राम पढ़ता है और लिखता है, तो इसमें हमने दो क्रियाएं देखी ना, कि वो पढ़ता भी है फिर लिखता भी है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। फिर आपके होते हैं संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 या अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़ जाते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है और वह अच्छा छात्र है। तो हमने क्या देखा कि 2 सरल वाक्य इसके अंदर आपस में जुड़ गए हैं। फिर आपके होते हैं मिश्र संयुक्त वाक्य, जैसे राम पढ़ता है और लिखता है और वह अच्छा छात्र है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिश्र संयुक्त वाक्य। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के हमारे क्या क्या भेद हैं। इसके अलावा जो है आपके जो और भी वीडियोस हैं सारे सब्जेक्ट्स की मैं बना दूंगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए। उसके अलावा जो ये वाला जो पेपर है आपका हिंदी भाषा और संप्रेषण वाला जो पेपर है,
उसका जो लिंक है वो और भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं इससे रिलेटेड, जिसके अंदर हमने आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ओके, सो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके काफ़ी सारे जो पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं।